हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना वीडियो एग्रीकल्चर के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 6 है। अब तक हमने एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान और जो दूसरा पार्ट था सॉइल के अंदर हमने मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता के बारे में पढ़ लिया था। ये मृदा के अंदर तीसरा टॉपिक है मृदा क्षरण एवं संरक्षण। तो फ्रेंड्स, मृदा क्षरण को मृदा अपरदन भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। और संरक्षण क्या होता है, तो मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, जिसको हम सॉइल कंजर्वेशन भी कहते हैं। मृदा क्षरण क्या होता है, तो भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने स्थान से हटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। जहाँ पर मिट्टी के कण हैं वो अपने स्थान से हटते हैं तो उस क्रिया को हम मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। यह इसकी दूसरी परिभाषा है। जल व वायु के द्वारा, अब जो मृदा के कण है वो अपने आप तो हटेंगे नहीं, तो जल व वायु के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। जल और वायु दोनों के द्वारा मिट्टी के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया ये हो जाती है संरक्षण। सीधी सी भाषा में मृदा अपरदन को रोकना ही क्या है, मृदा संरक्षण होता है। ठीक है, मृदा को विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। सीधी सी भाषा में मृदा अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण है। मृदा क्षरण के प्रकार, प्रकृति में दो तरह का मृदा क्षरण होता है। प्राकृतिक मृदा क्षरण होता है, तो प्राकृतिक रूप से मृदा का वायु एवं जल के द्वारा होने वाला जो क्षरण है वो प्राकृतिक क्षरण होता है। इस क्षरण से कोई विशेष हानि नहीं होती है। प्रकृति में मृदा निर्माण यानी कि मृदा के बनने की प्रक्रिया और मृदा विनाश की प्रक्रिया समान रूप से चलती रहती है, अतः जितनी मृदा नष्ट होगी उतनी मृदा नई बन जाएगी। इस क्षरण को मनुष्य के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। जो प्राकृतिक क्षरण होता है उसको मनुष्य नहीं रोक सकता है, ये हमारे को आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो क्षरण है वो होता है त्वरित क्षरण। तो जो वनस्पति रहित मृदा होती है, मतलब ऐसी मृदा जिस पर पेड़ पौधे नहीं हैं, वनस्पति रहित मृदा में जल व वायु के द्वारा मृदा के कण अपने मूल स्थान से हट जाते हैं। यहाँ पर जो मृदा विनाश होगा यानी कि जो मिट्टी नष्ट होगी उसकी गति मृदा निर्माण से कई गुना अधिक होती है। मतलब मिट्टी ज़्यादा नष्ट हो रही है जबकि मृदा का निर्माण कम हो रहा है। इस प्रकार का जो मृदा क्षरण होगा उसको हम त्वरित मृदा क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट, मृदा क्षरण किन शक्तियों के द्वारा होता है, तो मृदा क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होता है। कौन कौन, जल और वायु। ये दोनों क्या करते हैं, मिट्टी के कणों को अपने स्थान से हटा देते हैं। जल के द्वारा होने वाला क्षरण हम इसमें पहला पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे वायु के द्वारा होने वाला क्षरण। जल के द्वारा क्षरण, तो जल के द्वारा मृदा के कटने और बहने की जो क्रिया है उसको हम जलीय क्षरण या जल के द्वारा मृदा क्षरण कहते हैं। वनस्पति रहित मृदा पर यानी कि पेड़ पौधों से रहित मृदा पर जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो मृदा के जो कण हैं वर्षा की बूंदों के कारण तितर बितर हो जाते हैं, मतलब अपने मूल स्थान से हट जाते हैं, होकर बिखर जाते हैं। अधिक पानी होने पर गंदले पानी के रूप में ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पहले तो क्या होगा, इसको हम इसके प्रकार में समझेंगे। जल के द्वारा जो मृदा क्षरण होता है उसके 4 प्रकार है। सबसे पहले आता है तुम्हारे बौछार क्षरण। इसमें क्या होता है, जैसे यदि ये मिट्टी के कण हैं, यहाँ पर ये मृदा है, अब जैसे वर्षा की बूंद इस मृदा पर गिरेगी तो ये मिट्टी के कण अपने स्थान से हट करके दूर जा करके गिरेंगे। यहाँ से जो मिट्टी के कण होंगे वो अपने स्थान से हट जाएंगे और दूर जा करके गिरेंगे। तो वर्षा की बूंद के कारण मृदा के कणों का अपने स्थान से हटकर दूर जाकर गिरने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, बौछार क्षरण। ये जल के द्वारा क्षरण की पहली अवस्था है। बौछार क्षरण जिसको इंग्लिश में हम
स्प्लैश इरोजन कहते हैं। ये जल के द्वारा मृदा क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है, मतलब जल के द्वारा पहला क्षरण है। जब वर्षा की बूंदें पेड़ पौधों से रहित मृदा पर गिरती है तो वर्षा की बूंदों के कारण जो मिट्टी के कण हैं वो अपने मूल स्थान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यह क्षरण वर्षा की बूंदों के आकार और गहनता पर निर्भर करता है। दोबारा समझ लीजिए, ये मृदा है, यदि वर्षा की बूंद यहाँ आकर गिरेगी तो यहाँ से कण उछल करके दूर जा करके गिरेंगे। यही क्या होता है, बौछार क्षरण। ये जलीय क्षरण की पहली अवस्था है। दूसरा क्या होगा, परत क्षरण, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन। जल की बूंदों के द्वारा मृदा के कणों के बिखरने के पश्चात यानी कि बौछार क्षरण के बाद वर्षा का जल जब मृदा की सतह पर भर जाता है, यानी कि अधिक मात्रा में पानी भरा, तो ये जल क्या होगा, पतली परत के रूप में बहने लगेगा। और जब पानी मृदा की सतह पर बहने लगेगा तो वह पानी अपने साथ मृदा की ऊपरी सतह को बहाकर ले जाता है। इस क्षरण के कारण मृदा की ऊपरी सतह जिसमें सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं वह नष्ट होती है। मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वह यहाँ पर नष्ट हो जाती है सीट इरोजन या परत क्षरण के कारण। उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। यह क्षरण आंखों से दिखाई नहीं देता है, परंतु यह बहुत अधिक हानिकारक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। जलीय क्षरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है, तो वह है परत क्षरण, या इसको हम कहते हैं सीट इरोजन। क्यों है, तो इसके अंदर जो मृदा की ऊपरी सतह है वह नष्ट हो जाती है और मृदा की ऊपरी सतह में सर्वाधिक पोषक तत्व होते हैं। यदि वह नष्ट हो जाएगी तो सबसे अधिक नुकसान होगा। नेक्स्ट है इसमें जलीय क्षरण की तीसरी अवस्था रिल क्षरण, जिसको कहते हैं। जो रिल क्षरण है या इसको हम परत क्षरण भी कह सकते हैं। परत क्षरण समतल खेतों में होता है। सॉरी, ये जो परत क्षरण है जो इसके पहले हमने पढ़ा था, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीट इरोजन, वो कहाँ पर देखने को मिलेगा, समतल खेतों में। इसके पहले जो पढ़ा था, जब पानी आवश्यकता से अधिक हो जाता है और पानी एक पतली परत के रूप में बहने लगता है और मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ बहा कर ले जाता है, उसको हम परत क्षरण या सीट इरोजन कहते हैं। तो परत क्षरण है वह समतल खेतों में होता है, लेकिन पूरा खेत समतल नहीं होता है, क्योंकि खेत उबड़ खाबड़ होता है या कहीं ना कहीं पर गड्ढे होते हैं। पूरा खेत समतल नहीं हो सकता है। तो पूरा खेत समतल नहीं होता है, जहाँ खेत में ढलान होगी, अब वहाँ से पानी बहता है तो खेत में क्या होता है, छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है। ये नालियाँ क्या होगी, धीरे धीरे चौड़ी होने लगती है। इन नालियों को हम जुताई के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा अंतर है, रिल क्षरण के अंदर जो नालियाँ बनती है उनको हम जुताई के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। इसको स्टार लगा लेना, अच्छे से याद कर लेना। ये जो रिल क्षरण है वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो तुरंत जुताई किए हुए खेतों में, ढलान वाली मृदा में तथा खाली मृदा में रिल क्षरण अधिक होता है। रिल क्षरण में छोटी नालियाँ बनती है, इन नालियों को हम जुताई के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है जलीय क्षरण की अवस्था अवनालिका क्षरण। रिल क्षरण में क्या था, छोटी नालियाँ बनती है, तो रिल क्षरण के बाद में वो नालियाँ बड़ी होती जाएगी, तो ये अवनालिका क्षरण जो है वो रिल क्षरण की बढ़ती अवस्था है। जब ढलान ज़्यादा होता है तो रिल क्षरण द्वारा बनाई गई नालियाँ और अधिक चौड़ी और गहरी हो जाती है। अवनालिका क्षरण में जो नीचे की मृदा होती है, जिसको मधो मृदा भी कहते हैं, वो भी कटने लग जाती है। इस प्रकार का क्षरण अवनालिका क्षरण होता है। अब रिल क्षरण और अवनालिका क्षरण दोनों में नालियाँ बन रही है, लेकिन अवनालिका क्षरण में बनी हुई नालियों को हम जुताई के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते हैं। इन मृदाओं में कृषि कार्य करना भी कठिन होता है। तो हमने जलीय क्षरण की 4 अवस्थाएं पढ़ी है। पहला था बौछार क्षरण, जिसको हम स्प्लैश इरोजन भी कहते हैं। सेकंड सीट इरोजन, जिसको परत क्षरण कहते हैं। और थर्ड था रिल क्षरण, और 4 नंबर था अपने गली इरोजन, जिसको हम अवनालिका क्षरण भी कहते हैं। तो इसमें सबसे हानिकारक अवस्था है वह है परत क्षरण, ठीक है, क्योंकि इसमें मृदा की ऊपरी सतह बह जाती है, जिसके अंदर सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। रिल क्षरण के अंदर बनी हुई नालियों को जुताई के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। गली इरोजन के अंदर बनी हुई नालियों को हम जुताई के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है जलवायु। जलवायु, अब ऐसा स्थान
इसमें दिया हुआ है पहले वर्षा की गहनता, मतलब वर्षा कितनी गहरी हो रही है, वर्षा कितने समय के लिए हो रही है, मतलब वर्षा की अवधि, तथा वर्षा की आवृत्ति कितने कितने समय के अंतराल पर वर्षा हो रही है। इसका सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, मृदा क्षरण पर। यदि वर्षा की गहनता कम हो, मतलब वर्षा के अंदर जो पानी है या जो वर्षा की बूंदें हैं वो धीरे धीरे आ रही है, उसकी गहनता कम है और वर्षा अधिक समय तक हो रही हो तो भी मृदा क्षरण क्या होगा, कम होगा। ये हो गई हमारे फर्स्ट सिचुएशन। वर्षा की गहनता कम है, वर्षा लंबे समय तक हो रही है तो मृदा क्षरण कम होगा। वर्षा की गहनता अधिक है, मतलब वर्षा की बूंदें ज़्यादा है और वर्षा कम समय के लिए हो तो भी इतना अधिक क्षरण नहीं होगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन से तो ज़्यादा क्षरण होगा लेकिन उतना अधिक क्षरण नहीं होगा। तो ये सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन और है कि वर्षा की मात्रा भी अधिक हो और वर्षा की गहनता भी अधिक हो। यदि ये दोनों अधिक होगी तो मृदा क्षरण क्या होगा, अधिक होगा। ज़्यादा तापमान यदि किसी स्थान का है तो ज़्यादा तापमान के कारण जो मृदा के मूल पदार्थ होते हैं उनके अंदर भौतिक और रासायनिक अपक्षय होता है और ये भौतिक और रासायनिक अपक्षय अधिक मृदा अपरदन का कारण है। दूसरा तत्व जो मृदा अपरदन है, जो जलीय अपरदन है, उसको कैसे प्रभावित करता है, तो दूसरा कारक है इसमें स्थलाकृति। तो जो ढलान वाले खेत हैं वहाँ पर पानी तेजी से बहेगा, पानी तेजी से बहेगा तो मृदा का अपरदन अधिक होगा। ढलान वाली मृदा में मृदा क्षरण अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी तेजी से बहेगा, क्योंकि पानी के बहने की गति क्या होती है, तेज। ढलान जितना ज़्यादा होगा मृदा क्षरण उतना ही अधिक होगा। पानी का वेग तेज होने पर उसकी मृदा को काटने और बहाने की शक्ति बढ़ जाती है। थर्ड, मृदा गुण। तो जो बलुई मृदा होगी उसके कण जल्दी बिखर जाएंगे तो मृदा अपरदन अधिक होगा, जबकि जो क्ले मृदा होती है, जो चिकनी मृदा होती है, उसके कण आपस में मजबूती से चिपके रहते हैं तो यहाँ पर मृदा अपरदन कम होगा। ऊषर मृदा, जो लवणीय क्षारीय मृदाएं होती है, वो पानी में शीघ्र घुल जाती है और पानी के साथ में बह जाती है। जबकि जो मटियार मृदा है, जिसको क्ले कह सकते हो, चिकनी मृदा कह सकते हो, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे तो इनकी जल धारण क्षमता बढ़ेगी, जिससे पानी को अंदर अवशोषित कर लेगी और इस मटियार मृदा के जो कण हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, अतः ये मृदाएं पानी के साथ में कम बहती है। नेक्स्ट, वनस्पति का प्रभाव। तो जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी के कणों को बांधे रखती है, जिसके कारण मिट्टी आसानी से जल के साथ में नहीं बहेगी। साथ में पेड़ पौधे होंगे तो वर्षा की जो बूंदें हैं वो पहले पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरेगी तो सीधा वो मृदा पर नहीं गिरेगी। जो वर्षा की बूंदें वो पहले पेड़ पौधों की पत्तियों पर गिरेगी, सीधा वह मिट्टी के कांटेक्ट में या मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगी तो वहाँ पर मृदा अपरदन कम होगा। तो पेड़ पौधों की जड़ें मृदा के कणों को आपस में बांधे रखती है, इस कारण मृदा अपरदन कम होगा। पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं मृदा के कणों को सीधे जल की बूंदों के संपर्क से बचाती है तो भी मृदा अपरदन कम होगा। अतः पेड़ पौधे क्या करते हैं, मृदा क्षरण को कम करते हैं। पेड़ पौधे मृदा की जल के अवशोषण की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। अगला है मानवीय कारक। तो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली कई ऐसी क्रियाएं हैं जो मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है। जैसे ढलान की दिशा में यदि खेती करोगे, ठीक है, तो उससे मृदा अपरदन बढ़ेगा या मृदा क्षरण बढ़ेगा। नदी के किनारे पर खेती करने से भी जो जलीय क्षरण है वो बढ़ता है। कई दिनों तक या लगातार खाद का प्रयोग किए बिना ही खेती करना, इससे भी मृदा अपरदन बढ़ेगा, क्योंकि खाद जैसे जैविक खाद है यदि हम मृदा के अंदर डालते हैं तो वह मिट्टी के कणों को आपस में चिपकाने में मदद करती है, ठीक है। तो यदि खाद का प्रयोग लंबे समय से नहीं किया है तो मृदा अपरदन बढ़ेगा। लगातार एक ही फसल को उगाते रहते हैं, उससे भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आपके जो आपके जान पहचान में जो भी 12th एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके।